20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 21 साल का एक लड़का अपनी बहन के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उसके हाथ में एक राइफल होती है और राइफल से वो एकदम गोली चला देता है। गोली का निशाना था उसके पिता और पिता का सर। जैसी गोली लगती है, पिता का जो भेजा था एकदम से उड़ जाता है और जो बहन थी वो एकदम से उड़ जाती है। बहन जैसी उठती है वो अपने भाई के हाथ में राइफल देखती है और उधर वो पिता की लाश देखती है, यानी कि पिता तड़प रहा था और बहन और भाई दोनों अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। तभी बहन ने भाई से कहा कि ये गोली तो मुझे भी लग जाती, तुम ये सब क्या कर रहे थे? तो इसी बीच में वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी साइड में खड़ा हुआ था और मैंने पिता की तरफ निशाना देख के ही मारा था, तुम्हारी तरफ निशाना था ही नहीं, तो तुम्हें गोली कैसे लग जाती? इसी बीच में भाई अपनी बहन से कहता है कि अगर तुमने ये शोर मचाने की कोशिश की है, ये बात यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश हुई, तो फिर सही नहीं होगा। यानी कि उसको बिल्कुल खामोश रहने का, यानी कि चुप रहने का एक इशारा किया गया था और बहन ऐसी चुप रहती है कि फिर वो बोल ही नहीं पाती, उसके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पाते। कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बीतने के बाद वो टॉप फ्लोर पे होते हैं। टॉप फ्लोर से सीधा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अपनी चाची से डिमांड करते हैं, चाची आज चिकन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आज चिकन बना लो, साथ ही पनीर भी बना लेना। चिकन और पनीर अपनी चाची से बनवाया जाता है। उधर पिता की लाश पड़ी हुई है, इधर बहन और भाई चिकन खा रहे हैं और जो मनपसंद चीज़ें बनवाई थी वो खा रहे थे। उसके बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पूरा देश इस घटना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। क्या है इस कहानी में, जो कड़ियां छूट गई थी उन कड़ियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की बात है। बैकुंठ वहां पर धाम लगता है और बैकुंठ धाम में एक भैंसा कुंड घाट है। यहाँ पर 25 फरवरी 2026 की सुबह का लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और इसी बीच में एक लाश थी। मानविंदर सिंह, जो कि एक व्यापारी होता है, जिसकी अपनी लैब होती है, जिसका शराब के ठेके होते हैं, जिसके घर पर एक टावर भी लगा हुआ है, जिससे लाखों रुपए की वो इनकम कर रहा था और उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद इस लाश को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, लेकिन ये लाश 4 टुकड़ों में होती है। जो दोनों पैर हैं वो जुड़े हुए हैं, पेट से नीचे का हिस्सा कटा हुआ था, दोनों हाथ बिल्कुल अलग हैं। इसके बाद जो धड़ होता है वो धड़ सर के साथ मिला हुआ है, लेकिन जो सर है वो आधा से ज़्यादा गायब है क्योंकि उसमें गोली लगी हुई थी। उसकी चिता बनाई जाती है। चिता पर एक एक चीज़ को सजाया जाता है, रखा जाता है, ताकि पूरी लाश दिखने लगे। इसी बीच में फिर ये आवाज़ लगती है कि अंतिम संस्कार के बाद मतलब मुखाग्नि कौन देगा। मुखाग्नि वाली बात थी। इधर तो यहाँ अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, दूसरे में जो इस बाप की हत्या का कातिल है, इकलौता बेटा जिसका नाम अक्षत प्रताप सिंह होता है, वो उसका मेडिकल कराया जा रहा था और उधर उसे मीडिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। बार बार उसे सवाल किए जा रहे थे। मीडिया के कैमरे उस पर नज़र बनाए हुए थे और जो माइक होते हैं वो रिपोर्टर्स ने पकड़े हुए थे। उसके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द पर नज़र रखी जा रही थी कि आखिरकार ये क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। मीडिया के पास बहुत सारे सवाल थे। मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश के पास बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। उस बेटे से जब ये बार बार पूछा जा रहा था, अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा से, तो वो कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसके अलावा उसने और कोई शब्द नहीं कहा और ये शब्द मीडिया में फिर गूंजने लगते हैं। हर कोई इन्हीं शब्दों को सुनने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि हाँ, बेटे को शायद अपने बाप के कत्ल का एहसास तो हुआ है। उधर जो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, जब पूछा जाता है कि कौन मुखाग्नि देगा, तभी आवाज़ लगती है कि बेटे ने तो अपना अधिकार बिल्कुल खो ही दिया है। भले ही वो जेल नहीं गया था, भले ही वो अभी पुलिस की पकड़ में था, भले ही उसका अभी मेडिकल हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जेल जाने से पहले पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन इकलौते बेटे को इस अंतिम संस्कार का जो एक अधिकार था, उस अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाता है और ये अधिकार दिया जाता है भतीजे को, जिसका नाम कृत्य सिंह होता है। कृत्य सिंह ने ही अपने ताऊ जी के इस शव को मुखाग्नि दी। जब मुखाग्नि देते हैं तो उसके बाद फिर अंतिम संस्कार हो जाता है। पूरे देश भर में बस इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि ये क्यों हुआ। दरअसल एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र पाल सिंह राजावत होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला जालौन का एक गांव लगता है, उदोतपुरा के रहने वाले होते हैं। उनका एक बेटा का नाम मानवेंद्र सिंह होता है। मानवेंद्र सिंह अब से करीब करीब 25 साल पहले अपना गांव छोड़ चुके थे और गांव छोड़ने के बाद सीधा लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ में गए थे इस इरादे से कि वहां जाकर अपना बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, साथ ही पढ़ाई भी करेंगे। पहले पढ़ाई, उसके बाद फिर आगे की सोचते हैं। पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते ही दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना बिजनेस व्यापार शुरू किया जाए और इसी बीच में उन्हें
एक लड़की से मोहब्बत भी हो जाती है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चलती है। इधर तो उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाया, उधर वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ज़िंदगी सब कुछ ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन बस एक कमी बताई जाती है जिसका बार-बार जगह-जगह पर ज़िक्र आ रहा था, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका जो आकर्षण था, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालाँकि इस बीच में उन्होंने तरक्की बहुत की, आलीशान घर बनाया आशियाना L91 में, जो एक वाक़ई आलीशान मकान होता है। 3 फ्लोर होते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। लैब के बड़े कारोबारी होते हैं, लगभग पूरे प्रदेश भर में 18 लैब के आसपास बताई जाती हैं। 2 शराब की दुकानें भी हैं और उनके घर की छत पर मोबाइल के टावर, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो लाखों रुपए की इनकम, और वैसे भी लाखों रुपए जोड़-जोड़ के शायद करोड़ों के मालिक भी हो चुके थे। और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, एक बेटा भी होता है, एक बेटी भी होती है। लेकिन साल 2017 इनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि इन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि महिलाओं के प्रति आकर्षण और पत्नी के बीच जो इसमें तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पति और पत्नी में विवाद रहता था। बच्चे इन सब चीज़ों को अपनी आँखों से बिल्कुल देखा करते थे, इसलिए साल 2017 में उनकी पत्नी ने अपनी जान दे दी, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और जैसे ही अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, तो फिर बच्चों पर इस बात का असर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। हालाँकि मानवेंद्र सिंह ने फिर शादी ना करने का फैसला लिया था, ताकि वो अपने बच्चों की ठीक से देखभाल कर सकें। लेकिन बेटे के मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर गुस्सा था, उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात फिट हो चुकी थी कि जो मेरे पिता हैं, वो पिता की वजह से ही मेरी माँ इस दुनिया से गई है। और इसी बात को देखते हुए वो बेटा अपने पिता से ज़्यादा खुश नहीं रहता था, नाराज़ रहता था। हालाँकि जो उसके पिता हैं, उन्होंने अपने बेटे को जो शहर के टॉप मोस्ट स्कूल होता है, उसी में उसका एडमिशन कराया, ताकि वो पढ़ लिख कर एक बेहतरीन कामयाब इंसान बन सके। वो चाहते थे कि हमारे पास लैबों की कोई कमी नहीं है, ये डॉक्टर बन जाएगा, और डॉक्टर बन जाएगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। यदि वो नीट क्वालीफाई नहीं भी कर पाया, तो उसके बाद वो उसका डोनेशन सीट पर वो उसका एडमिशन करा देंगे, चाहे वो इंडिया में हो या फिर विदेश में हो, कहीं भी। लेकिन बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। इसलिए उनकी कोशिश रहती थी कि बेटे को अच्छे से पढ़ाएँ लिखाएँ। हालाँकि बेटे ने 2 बार कोशिश की, लेकिन नीट का एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाया। लेकिन इसी बात को देखते हुए पिता और पुत्र के बीच में तना-तनी का माहौल रहता था। और इस नाराज़गी के पीछे और भी कई वजह थी, जैसे कि पिता को पार्टियाँ करने का ज़्यादा शौक था, दोस्तों के बीच में उठने-बैठने का। लेकिन बच्चों को ये बात शायद पसंद नहीं थी, और पिता जो कहते थे, बेटा उल्टा ही करता था। एक बार ये बताया जाता है कि बेटे के खाते में 5 लाख रुपए डाल दिए थे, लेकिन बेटा मौका पाते ही घर से निकल जाता है, भाग जाता है। और जो भाग जाता है, तो पिता को 6 पन्नों का एक पत्र लिखता है, और ये कहते हुए कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, देखना मैं कि बड़ा आदमी बनकर वापस लौटूंगा। लेकिन पिता की सूझबूझ के चलते, उनके दोस्तों की सूझबूझ के चलते, आखिरकार अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को वापस ले आया जाता है। कानपुर से उसके रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया जाता है। शायद उसने अपने दोस्त को कॉल किया होगा, या फिर दोस्त से संपर्क करने की कोशिश की होगी, और ये नंबर सर्विलांस लगा होता, और ये पकड़ा जाता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में लग रहा था कि सब कुछ ठीक-ठाक है। वो कोशिश कर रहे थे कि बेटे को एक ज़िम्मेदारी दे दी थी। 27,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उसको एक लैब का चार्ज दे दिया था कि लैब पर देखेगा, चार्ज लेगा, उसके पैसे मिलेंगे, अपना खर्च उठाएगा। और ये सब कुछ उन्हें लग रहा था कि ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन ये सब ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर बेटे के मन में उबाल बन रहा था। पिता उसको नीट को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे, और इस बीच में इनके बीच में दबाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मीडिया वाले जब इनके घर पर इस हत्याकांड के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, तो मीडिया वाले जाते हैं, तो पिता की कहानी अलग बताते हैं और बेटे की कहानी अलग बताते हैं। बेटे के बारे में कहते हैं कि उसकी भी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, उससे वो प्यार-व्यार करता है, नहीं करता है, तो फिर हम इस बात का दावा नहीं करते हैं। लेकिन आस-पास के लोगों ने जब मीडिया के सामने ये बात कही है, तो ये पता चलता है कि उस लड़की को 10 लाख रुपए दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं पिता शायद इस बात को जान गए थे, और नाराज़गी थी। उधर पिता के बारे में पता चलता है कि उनको महिलाओं के प्रति उनका जो आकर्षण था, उसे घटना जब होती है, घटना से 2 दिन पहले ही वो एक महिला से फ़ोन पर बातचीत करते-करते लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और ये भी बताया जाता है कि वो एक नई शादी, यानी कि शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बच्चा जो था, बेटा जो था, इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। और इसी बीच में इनके बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। और ये मनमुटाव की स्थिति तब पूरी दुनिया के सामने आती है, जब 19 फरवरी 2026 की रात लगभग 1 बजे जब शादी समारोह से वापस लौट कर आते हैं, और 1:40 के आसपास वो ऑनलाइन थे। हो सकता है कि इसी बीच में अपने बेटे से बातचीत कर रहे हों, और बातचीत के बीच में ही बाप और बेटे में कहासुनी शुरू हो जाती है। घर के परिवार के रिश्तेदारों ने मीडिया में बयान दिया, बाप, बेटा और बेटी
तीनों ही एक रूम में सोया करते थे, एक साथ रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख की बातें भी करते थे। लेकिन ये जो रात ऐसी आती है, इस रात ये इतनी काली रात होगी, इतनी भयानक रात होगी। 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास बेटी भी लेटी हुई है और पिता भी लेटे हुए हैं। बेटे की आंख खुल जाती है। उसने वो इस इंतजार में था कि कब पिता को गहरी नींद आए, उसकी ज़्यादा देर तक सोता रहे। पिता सोए होते, एक दो बार वो आवाज़ भी लगाता है। जब आवाज़ लगाता है तो बहन की साइड में खड़ा होता है, राइफल हाथ में होती है और निशाना साधते हुए पिता के सर पर जब गोली मारता है, गोली लगते ही पिता का भेजा उड़ जाता है। बेटी भी बैठ जाती है और बेटी अपने पिता को देख रही थी, भाई को देख रही थी और वो अपने बाप को देख रहा था, बाप का किस तरह से दम निकल रहा था। बेटी को इशारा कर दिया जाता है, बहन को, यानी कि तुम चुप रहना, कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये सब होता है। उसके बाद वो अपनी चाची के पास जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और ये मौके की तलाश में था। इसने यहाँ से 2 आरियों का भी इंतज़ाम किया, उसने नीले ड्रम का भी इंतज़ाम किया। अब पिता की उस लाश को किसी तरकीब से, जिनकी वज़न लगभग 1 कुंटल 10 किलो के आसपास होता है, बाथरूम तक खींच कर लेके जाता है और बाथरूम तक खींच के ले जाने के बाद पिता के वो टुकड़े करता है। दोनों हाथों को पूरी तरह से अलग कर देता है और जब ये पैरों को अलग कर रहा था तो पैर ये दोनों अलग नहीं थे, बल्कि पैर तो आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन पेट से कुछ नीचे हिस्से को उसने आरी से काटा था और वो धड़ को और भी काटना चाहता था या और छोटा करना चाहता था, लेकिन वो उसे कर नहीं पाता। ये रीढ़ की हड्डी पर जो उसने आरी चलाई तो रीढ़ की हड्डी पर आरी काम नहीं कर रही थी और उसने जो पैर थे, हाथ थे, वो नादरगंज नहर के किनारे जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर फेंक देता है। लेकिन बाकी जो इस बीच में ब्लड वगैरह जो इकट्ठा हुआ था, चादरें जो थी, उस चादरों को इसने अनोरा के जंगल में जाकर जला दिया था। अब उसकी कोशिश थी कि जो धड़ बचा हुआ है उस धड़ को, उस जो बार बार गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी से आ रहा है, जा रहा है, सामान ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो धड़ को वो फेंकना चाहता था। और ये अभी जो सामान फेंक के आया है, हाथ पैर, वो लगभग 21 किलोमीटर दूर फेंक के आया था। वहीं उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए नंबर भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि पुलिस भी गुमराह हो जाए। लेकिन धड़ को फेंकने का मौका इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो उसके पिता के शराब के कारोबार को देखते थे, मुंशी जी, शायद मुंशी बोलते हैं या मुनीम बोलते हैं उनको, वो अचानक घर पर दस्तक दे देते हैं। उस वक्त उसने गाड़ी अपनी पोर्च में लगाई थी ताकि उस धड़ को निकाल के यहाँ से लेके जा सके, लेकिन वो उसे मौका नहीं मिल पाता और फिर वो आगे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि पिता का जो व्यवहार है वो आसपास के लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा है, शानदार है। अपनी बातें करते हैं, पार्टियां करते हैं, दोस्तों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं और वो अगर अपने दोस्तों से थोड़े बहुत घंटों के लिए अगर ओझल हो जाए तो दोस्त फिर पूछने लगते हैं, भाई मानविंदर तुम कहाँ पे हो। उनका नंबर स्विच ऑफ होना ही बस उनको ढूंढने की निशानी बन जाती है। और दोस्तों ने उन्हें जब तलाश करना शुरू किया तो 23 फरवरी 2026 के दोपहर 2 बजे के आसपास ये जो तलाश थी उस वक्त पूरी हो जाती है जब खुद ही उनका इकलौता बेटा अक्षत प्रताप सिंह अपने ही पापा के दोस्त के सामने पूरी सच्चाई उगल देता है कि मैंने किस तरह से पापा की हत्या की है। पुलिस ने गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद फिर जेल भेजती है और जेल भेजने के दौरान ही जो भी इसमें उसकी बरामदगी के आधार पर जो बरामद हुआ है उसको पुलिस बरामद करती है और इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। जो खुलासा होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने नीले रंग का ड्रम, एक राइफल को बरामद किया था, 3 खोखे, एक जिंदा कारतूस, खून के धब्बे से जो धब्बे थे उनको भी, और 2 आरी, 2 चाकू और एक पोटली जिसमें आरोपी के कपड़े हैं, 2 पोटली जिसमें मृतक के शरीर पर लिपटी हुई जो प्लास्टिक की पिन्नियाँ हैं वो, और एक पोटली जिसमें बुलेट का टुकड़ा। इस तरह से पुलिस ने ये सब चीज़ों को इकट्ठा किया और उससे पूरा घटनाक्रम जाना। इसमें यूपी 32 HQ 3653 इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जो बार बार गाड़ी में वो डिग्गी में लाश के टुकड़े लेके जा रहा है या फिर सामान लेके वापस लौट कर आ रहा है। बेटे ने अपने पिता की हत्या तो कर दी, लेकिन जो लोगों के अंदर जिज्ञासाएं थीं, लोगों के अंदर जो बहुत सारे हज़ारों सवाल थे, उन सवालों का वो जवाब नहीं मिल पाया है। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात है जो छुपाई जा रही है। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि जो पिता और पुत्र के बीच में कुछ ऐसी बातें थीं जो परिवार जानता था लेकिन परिवार उसको छुपा रहा है। एक मीडिया में उसकी मानविंदर सिंह की छोटी बहन है, वो बताती हैं, बयान देती हैं और बताती हैं कि किस तरह से उनका भाई, उनकी जो शादी कराई थी, किस तरह से उनका भाई इतना ख्याल रखता था कि वो अपनी बातें, छोटी छोटी बातें भी अपनी बहन से शेयर करता था। जो लड़की बताती है तो बताते बताते बहन बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। वाकई उसका दर्द समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, परिवार का दर्द समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन बेटी ने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा। उसके बावजूद भी वो 20
फरवरी 21 फरवरी को अपनी 11वीं की परीक्षा देने के लिए जाती है, लेकिन ना तो सहेलियों से कोई बातचीत करती है, ना ही स्कूल की टीचर से किसी से बातचीत करती है। और घर से निकलने के बाद उसके पास एक मौका था, एक अवसर था कि वो रिश्तेदारों को ये पूरी कहानी बता सकती थी, लेकिन वो चुप रहती है, खामोश रहती है। गोली चलती है, जिस वक्त गोली चल रही थी तब सेकंड फ्लोर पर चाची और 2 बच्चे भी मौके पे मौजूद होते हैं, और गोली की आवाज़, राइफल की अच्छी खासी आवाज़ होती है। और वो जब दीवार में लगी होगी, मतलब फर्श में लगी होगी या बेड में लगी होगी पिता को लगने के बाद, तब उसने आवाज़ की होगी, तब तो कम से कम नीचे वाले फ्लोर पर पहुंची होगी। लेकिन चाची को इस बात का एहसास नहीं होता है। लाश ऊपर टॉप फ्लोर से जब ग्राउंड फ्लोर पर लाई जाती है, रखी जाती है, तो वो खून के धब्बे भी दिखाई दे सकते थे, लेकिन चाची को वो भी दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए चाची की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, ये मीडिया रिपोर्ट बताती है। लेकिन पुलिस की अगर बात माने तो पुलिस की थ्योरी एक ही जगह जाकर रुक जाती है, टिक जाती है, वो थी नीट का एग्जाम। पुलिस ने इस घटनाक्रम में खुलासा किया है, पुलिस ने ये दावा किया है, पुलिस ने ये कहा है कि इस मामले में पिता और पुत्र के बीच में सिर्फ नीट को लेकर विवाद था। बाप चाहता था कि बेटा नीट की परीक्षा क्वालिफाई करे, एमबीबीएस की पढ़ाई करे, और पढ़ाई करने के बाद अपना जो बिजनेस है, अपना जो व्यापार है, पूरी तरह से संभाले। लेकिन बेटे का मन पिता की बातों में नहीं लगता था। वो चाहता था कि रेस्टोरेंट खोले, वो अपना बिजनेस करे, व्यापार करे, लेकिन वो कभी डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये कुछ लोग हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के हैं ब्यूटी खान, आज इनका जन्मदिन है, और चंदौली के रहने वाले सुशील प्रजापति हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और राजेश कसोधन हैं, उनकी पत्नी निस्सी कसोधन, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें उत्कर्ष शर्मा है, एंजल माही, प्रीति तिवारी, रीनो पाठक, सहबाब खान, साजन यादव, आराध्या अनैया, बिंदपाल पासवान, राजकुमार तिवारी, शाहीन खान, रूप सिंह राठौर, रोहित कपूर, काशिफ कादरी, मोहम्मद तैयब अंसारी, ताहिर हुसैन, प्रमोद कुमार गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।